यून के जन्म से ही उसमें यह क्षमता थी कि वह उन लाल रेखाओं को देख सकती थी जो उन लोगों को जोड़ती हैं जिनके बीच करीबी संबंध रहे हैं। जब वह छोटी थी तो वह नहीं समझती थी कि उन रेखाओं का क्या मतलब है, पर उसे पता था कि केवल वही उन्हें देख सकती है। आखिरकार बड़ी होने पर यून ने उन रेखाओं का अर्थ समझा और जो देखा उसे चित्रों में उकेरा। एक दिन अपनी ड्राइंग्स के जरिए उसकी मां ने जाना कि पिता मौसी को धोखा दे रहे हैं और उसने चाकू से हमला करने का फैसला किया। पिता को खोने के बाद यून को एहसास हुआ कि उसकी शक्ति एक अभिशाप है और उसने खुद को अलग थलग कर लिया। वयस्क होने पर वह अवसाद में थी और उसने खत्म करने का फैसला किया। हालांकि चाहे उसने कितनी भी बार या कितने भी तरीकों से इसे खत्म करने की कोशिश की, वह कभी भी अपनी योजना को पूरा नहीं कर पाई। जाहिर है, लाल धागे देखने के अलावा यून अमर भी थी, तो चूंकि उसे उस बोझ के साथ जीना ही था, उसने अपना जीवन यह पता लगाने में समर्पित कर दिया कि वे रेखाएं क्यों दिखाई दी थीं। यह जानने की जिज्ञासा कि उन धागों को किसने बनाया और कौन उन्हें देख सकता है, यून को जांच शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिलने पर शायद वह अपना अभिशाप तोड़ सके। एक दिन यून के पास सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला मिलने आती है, लेकिन यून दरवाजा खोलने का फैसला नहीं करती। कई बार डोरबेल बजाने और अनसुना किए जाने के बाद यून चली जाती है, लेकिन अपने पड़ोसी के लिए फल से भरा एक बैग उपहार स्वरूप छोड़ जाती है। कई सालों तक डिब्बा बंद आड़ू खाने के बाद यून ताजे फलों को चाव से खाती है और महसूस करती है कि खुद को घर के अंदर कैद करके वह कितनी खुशियों से वंचित रह गई है। उस दिन जब सोने स्कूल की छत की ओर सीढ़ियां चढ़ रही होती है तो कुछ लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं और उसकी मदद करने के बजाय हे अपनी सहपाठी को एक लात मारकर गिरा देती है। इसके बाद हे सोने को बालों से घसीटती है और धमकी देती है कि अगर वह प्रिंसिपल से अपनी सहपाठियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत करेगी तो वह उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देगी। इसी बीच उसका चाचा, जो एक पुलिस वाला है, एक 29 वर्षीय महिला के मामले की जांच कर रहा है जिसे उसके कमरे में मृत पाया गया था। शाम को यून को पता चलता है कि उसकी पड़ोसी ने उसके लिए फिर से फल छोड़े हैं, और जब वह यून द्वारा छोड़ा गया नोट पढ़ रही होती है तभी उसे खबरों से उस मामले के बारे में पता चलता है। रिपोर्टर बताता है कि पीड़िता को उसके अपार्टमेंट में गले पर निशान के साथ पाया गया और पुलिस के अनुसार वहां जबरन घुसपैठ के स्पष्ट संकेत हैं। टीवी देखते समय यून एक मोटरसाइकिल सवार को इमारत के पास आते हुए देखती है और नोटिस करती है कि उसके सिर पर केवल एक लाल रेखा है। कुछ घंटे बाद वह फिर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनती है और जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो यून उसी आदमी को उस इमारत में घुसते हुए देखती है जहां यून रहती है। अपनी सुरक्षा से वह पुलिस को फोन करके घुसपैठ की सूचना देती है, लेकिन यून ही बाइक सवार से संबंधित है। जब वह उन्हें गले मिलते देखती है तो यून हैरान रह जाती है और फोन काट देती है क्योंकि वह उलझन में है। अगले दिन काम पर से हान घर लौटता है और उसकी भतीजी स्कूल नहीं गई है। जब वह घायल लड़की को देखता है तो जासूस को पता चलता है कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन सोने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देती है कि क्या हुआ था। थोड़ी देर के लिए बालकनी पर सांस लेने के लिए जाते हुए हान यून की खिड़की को देखता है और सोचता है कि उसके शीशों को गत्ते से क्यों ढका गया है। जब उसे पता चलता है कि पिछली रात पुलिस स्टेशन को उसी अपार्टमेंट से फोन आया था तो जासूस वहां जाने का फैसला करता है। वहां जाओ और डोरबेल बजाओ। पीपहोल से यून उस आदमी के सिर के ऊपर सैकड़ों लकीरें देखती हैं, लेकिन फिर भी खुद को समझाने के लिए दरवाजा खोलने का फैसला करती है। अपनी गलती समझाने के बाद वह युवती दरवाजा बंद कर देती है और हान वहां से चला जाता है। उस शाम खाने के दौरान उसे पता चलता है कि जिस पीड़िता की उसके अपार्टमेंट में लाश मिली थी उसका एक पूर्व प्रेमी है जो यून की ही बिल्डिंग में रहता है। इस बात से आश्वस्त होकर कि वह आदमी इस मामले में शामिल हो सकता है, डोंग सुबह सुबह उसके अपार्टमेंट में घुसने का फैसला करता है और टॉर्च की मदद से एक स्टोरेज रूम ढूंढता है जो संदिग्ध चीजों से भरा हुआ है। उसी समय डोंग अपना मोबाइल निकालता है और जासूस को कॉल करता है, लेकिन जंग द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है जो एक लोहे की छड़ से उसे मारता है। आदमी को अपनी ओर आते देख डोंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर पर वार हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है, हान तेजी से गाड़ी चलाकर उस बिल्डिंग की ओर जाता है। पुलिस वाले को बांधने के बाद जंग अपना हेलमेट पहनता है और सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग की ओर जाता है। उसे देखते ही यून को फिर से महसूस होता है कि उसकी पड़ोसी खतरे में है, इसलिए वह रसोई से चाकू उठाता है और बाइकर के पीछे जाता है। हालांकि जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकलती है, युवती को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जब वह दरवाजा खोलती है, यून अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश होती है। अचानक यून वहां आ जाती है। अपराधी उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और युवती पर हमला कर देता है। यून अपराधी पर वार करती है
लेकिन जंग उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी समय हान अपनी कार इमारत के पास पार्क करता है और दरवाजा खुला देखकर युन के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। वह खिड़की से बाहर देखता है, अपनी बंदूक निकालता है ताकि उस आदमी पर गोली चला सके, और जैसे ही वह आदमी युन पर फिर से हमला करने वाला होता है, डिटेक्टिव ट्रिगर दबा देता है। अपनी जान गंवाने से कुछ सेकंड पहले वह अपने सिर के ऊपर की रेखा गायब होते देखता है और मुस्कुराने लगता है। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आ जाती है और यून को अस्पताल ले जाया जाता है। अपने दोस्त को बचाने के बाद हान यून से बात करने जाता है और उसके चश्मे उसे लौटा देता है। अचानक सोन प्रकट होती है और डिटेक्टिव को पता चलता है कि यून और उसकी भतीजी जानते हैं। सोन के अनुसार वे प्राथमिक विद्यालय में सहपाठी थे, जब तक कि युन की मां ने उसे छोड़ नहीं दिया, जो उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। जान बचाने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करने के बाद युवती लाल रेखाओं को अलग नजरिए से देखने लगती है और अपना भाग्य स्वीकार करती है। कुछ घंटे बाद जब सूरज उगने ही वाला होता है, युन को एक अनजान नंबर से संदेश मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी जैसी क्षमता वाला एक और व्यक्ति भी है। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचती है तो सोन को पता चलता है कि हे ने उसकी लॉकर खोल ली है और वह चिट्ठी भी पाली है जो उसे मिली थी। पूरी कक्षा के सामने अपमानित होने के बाद सोन उस छात्रा पर हमला कर अपनी चिट्ठी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन हे उसे गिरा देती है और मारना शुरू कर देती है। जब वह कक्षा में आती है और दो छात्रों को लड़ते देखती है तो शिक्षक सोन का पक्ष लेते हैं और उसे जल्दी घर जाने देते हैं। जंग के अपार्टमेंट की जांच करते समय यह पता लगाने के लिए कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला क्यों किया, हान उस स्टोरेज रूम को ढूंढ लेता है जहां वह संदिग्ध चीजें रखता था और महसूस करता है कि दीवारें लाल रेखाओं की ड्राइंग्स से ढकी हैं। घर पहुंचने पर सोन वह चश्मा पहनती है जो उसे स्कूल में मिला था और एक सफेद उसके सिर के ऊपर तार है। जब वह चश्मा पहनकर अपने चाचा की ओर देखती है तो उसे सैकड़ों रेखाएं दिखाई देती हैं और वह निराशा में चिल्ला उठती है। अपनी नई खोज से हैरान होकर लड़की सड़क पर चलते हुए लोगों को देखती है और यह समझने की कोशिश करती है कि ये लाल रेखाएं क्या मायने रखती हैं। अपनी निगरानी के दौरान सियोन देखती है कि कुछ तार आपस में जुड़े हुए हैं और वह सोचती है कि उन लोगों के बीच क्या संबंध है। कुछ घंटों बाद वह छोटी लड़की आखिरकार समझ जाती है कि उन रेखाओं का क्या मतलब है और आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी शिक्षिका उन कुछ लोगों में से एक हैं जिनका स्कूल में कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर उसे यह भी पता चलता है कि हे ने अनगिनत रिश्ते बनाए हैं, यहाँ तक कि उसके सिर की लाल तारें शिक्षकों से भी जुड़ी हुई हैं। उस दिन शिक्षिका ग्यू जिन छात्रों को उनकी नई सहपाठी यून से मिलवाती है और हे तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगती है। अपनी भतीजी के व्यवहार को लेकर चिंतित होकर हान तय करता है कि वह उस स्कूल में जाएगा जहां वह पढ़ती है ताकि शिक्षिका से बात कर सके। अपनी भतीजी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद जासूस पूछता है कि क्या ग्यू जिनजंग को जानती है, क्योंकि वह पिछले साल तक उसी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पूर्व सहयोगी अपराधी थी तो मिस ग्यू जिन हैरान रह जाती हैं और कहने पर वह कहती हैं कि जंग आमतौर पर चश्मा नहीं पहनती थीं। छत पर जब हे और उसकी गैंग फिर से उस पर हमला करती है तो सियोन अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन यून के आने से उसे रोक दिया जाता है। अपनी सहपाठी की रक्षा करने की कोशिश में यून हे के साथ टकराव शुरू कर देती है और धमकी देती है कि अगर वह लड़की उन्हें अकेला छोड़ने का वादा नहीं करती तो वह उसके साथ छत से कूद जाएगी। अपनी जान लगभग गंवाने के बाद छात्रा वहां से जाने का फैसला करती है और सियोन यून को आदेश देती है कि वह फिर कभी उसके मामलों में दखल न दे। उस रात सियोन हे का पीछा करती है ताकि उसके शिक्षक के साथ संबंधों के बारे में सबूत जुटा सके और वह दोनों को एक होटल में प्रवेश करते हुए पकड़ने में सफल हो जाती है। फोटो मिलने पर हे कहती है कि अगर यह तस्वीर लीक हो जाती है तो केवल शिक्षक को ही सजा मिलेगी क्योंकि लड़की अभी नाबालिग है। यह संदेश पढ़ने के बाद सियोन दूसरी रणनीति के बारे में सोचने लगती है और वह तस्वीर सीधे शिक्षक को भेज देती है और 20 लाख वॉन नकद की मांग करती है। सियोन का उद्देश्य उस पैसे का इस्तेमाल किसी और शहर में जाने के लिए करना है, क्योंकि वह अब अपने चाचा के साथ नहीं रहना चाहती और न ही उसी स्कूल में पढ़ना चाहती है। जब वह उसके साथ बाथरूम जाती है तो यून देखती है कि उसकी दोस्त ने नया चश्मा पहना है और जल्दी ही समझ जाती है कि वह चश्मा पहनकर लाल रेखाएं देख सकती है। आश्चर्यचकित होकर सियोन कुछ सवाल पूछती है ताकि यह पुष्टि कर सके कि यून भी उन रेखाओं को देख सकती है और बताती है कि उसने वह चश्मा स्कूल में संयोग से पाया था। यून के अनुसार जंग ने वही चश्मा पहना हुआ था जब उसकी जान गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह वस्तु खतरनाक हो सकती है। यह सब सुनने के बाद भी सियोन अपनी नई क्षमता का फायदा उठाना जारी रखती है, क्योंकि यही उसके लिए उन लोगों से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है जो उसे परेशान कर रहे हैं। उस रात सियोन अपने नए बॉयफ्रेंड के घर पर होती है
तभी उसे अपने टीचर का मैसेज आता है जिसमें वह उसे आधी रात को स्कूल की छत पर पैसे लेने के लिए मिलने को कहता है। जिस बात का लड़की को एहसास नहीं है वह यह है कि हे टॉयलेट के एक क्यूबिकल में थी जब सियोन और युन लाल रेखाओं के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसे चश्मे की ताकत के बारे में पता चल गया। इसलिए हे उस युवती का पीछा आर्केड तक करती है और जब सियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें ले रही होती है तो वह छात्रा उसके बैग से चश्मा चुरा लेती है। जब उसे एहसास होता है कि उसकी चश्मा गायब हो गई है तो सोन निराश हो जाती है और उसे ढूंढने वापस जाती है, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाती। गुस्से में लड़की यून को फोन करती है और उस पर अपनी चश्मा चुराने का आरोप लगाती है, लेकिन फिर भी वह अपने शिक्षक से मिलने स्कूल जाने का फैसला करती है। हालांकि जब वह वहां पहुंचती है तो सोन को पता चलता है कि उसने पैसे मिलने के बारे में झूठ बोला था और उसने लड़की को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वह उसे उनका रिश्ता गुप्त रखने के लिए मना सके। अगर वह फोटो फैलती है तो शिक्षक न केवल अपनी नौकरी खो देगा बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी खो देगा। हालांकि सोन 20 लाख की रकम भुगतान के रूप में पाने की जिद करती है। बातचीत के दौरान उस आदमी को अपनी पत्नी का एक संदेश मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को वह फोटो पहले ही मिल चुकी है। गुस्से में वह सोन को चट्टान से धक्का दे देता है, ये मानते हुए कि उसकी शादी को बर्बाद करने के लिए वही जिम्मेदार थी। जब वह अपनी दोस्त को ढूंढने स्कूल पहुंचती है तो यून देखती है कि लड़की जमीन पर गिर जाती है और पता चलता है कि सोन के साथ गंभीर हादसा हुआ है। डरी हुई युवती एम्बुलेंस को बुलाती है और सोन के साथ अस्पताल जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। जब हान को पता चलता है कि उसकी भतीजी अस्पताल में है तो वह बहुत दुखी होता है और खुद को दोषी मानता है, यह सोचकर कि उसने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन यून उसे भरोसा दिलाती है कि सोन को किसी ने धक्का दिया था। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो शिक्षक किम से उसकी शादी की तारीख के बारे में पूछा जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी सगाई टूट गई है। अब जब वह अपनी मंगेतर से अलग हो गया है, किम अपनी बहन के घर रहने आ जाता है और अपनी भतीजी के लिए एक भरवां खरगोश उपहार में लाता है। वह आदमी कहता है कि वह सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रुकेगा क्योंकि वह कुछ ही दिनों में कनाडा जाने की योजना बना रहा है। उस दिन जब वह स्कूल पहुंचती है, यून छत पर जाती है जहां उसकी मुलाकात क्योंग जिन से होती है। यून के ज्यादा करीब न होने के बावजूद वह लड़की यह जानने में रुचि दिखाती है कि उसे किसने धक्का दिया, क्योंकि उसे हर तरह की जांच पड़ताल का जुनून है। ब्रेक के दौरान प्रोफेसर किम को अपनी डेस्क पर एक चश्मा मिलता है और उसे पहनने के बाद वह भी लाल रेखाएं देखना शुरू कर देता है। अचानक हान कमरे में प्रवेश करता है और मिस ग्यूजन से बात करने की अनुमति मांगता है। लड़की के चट्टान से कूदने की बात मानकर शिक्षिका खुद को दोषी मानती है कि वह यह नहीं समझ पाई कि वह मानसिक समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन जासूस का कहना है कि उसकी भतीजी को धक्का दिया गया था। इसके बाद वह हे के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता चला था कि वह सोन का पीछा कर रही थी, लेकिन शिक्षिका बताती है कि वह लड़की उस दिन स्कूल नहीं आई, जिससे सब कुछ और भी संदिग्ध हो जाता है। मामले के बारे में सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में हान ने सोन के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करने का फैसला किया और गी वोन का कहना है कि उन तस्वीरों के खींचे जाने के बाद लड़की बेतहाशा अपनी चश्मा ढूंढने के लिए बाहर गई थी। दुकान के सुरक्षा कैमरों की फुटेज देखते हुए जासूस उस सटीक पल को देखता है जब हे उसकी भतीजी का बैग पकड़ती है और उसके अंदर से चश्मा चुरा लेती है। बाद में रात के खाने के दौरान किम अपने नए चश्मे पहनता है और देखता है कि उसके बहनोई के सिर के ऊपर बहुत सारे लाल बाल हैं। जब उनसे उनकी सगाई टूटने के बारे में पूछा गया तो शिक्षक बताते हैं कि एक दिन जब वे काम से घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ बिस्तर पर पाया। जंग और उनके बहनोई फिर बाहर बात करने जाते हैं और किम को पता चलता है कि वह इमारत की एक निवासी के साथ अफेयर कर रहे हैं। जब वे दोनों वापस अपार्टमेंट की ओर जा रहे होते हैं, किम चौथी मंजिल का बटन दबाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, लाल रेखा उस अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है जहां जंग की प्रेमिका रहती है। इस बिंदु पर वह लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस 10वीं मंजिल पर खींच लिया जाता है। अगले दिन जब वह अपनी बहन और भांजी के साथ घर पहुंचता है तो किम को एक डिब्बा मिलता है जो 401 नंबर के निवासी के लिए भेजा गया है। वह इसे खुद नीचे जाकर देने का फैसला करता है ताकि वह पता लगा सके कि उसके बहनोई का गुप्त संबंध किससे है। कुछ दिनों बाद स्कूल में हिये और शिक्षक की फोटो फैल जाती है और इस खबर से छात्र और शिक्षक दोनों हैरान रह जाते हैं। अपनी जिंदगी की सबसे अहम चीजें खोने के बाद शिक्षक सियोंग जिन अपराधबोध और शर्म से घिर जाता है, इसलिए वह सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। अपराध स्थल का दौरा करने के बाद हान स्कूल में यौन से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसकी भांजी त्रासदी वाली रात स्कूल क्यों लौटी थी। इस समय युवती जासूस से सोन के चश्मे ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि इससे उसे समझने में मदद मिलेगी कि उस रात क्या हुआ था। इसी बीच किम जंग का पीछा कर रहा है और उसे एक महंगे रेस्तरां में 401 नंबर वाले अपने पड़ोसी के साथ पाता है। उसका पर्दाफाश करने के इरादे से शिक्षक अपने साले को फोन करता है और पूछता है कि वह कहाँ है,
लेकिन जंग झूठ बोलता है और कहता है कि वह सियोल में नहीं है। अपने साले को एक आदतन झूठा साबित करने के बाद किम घर लौटता है और कुछ घंटे बाद उस होटल में पहुंचता है जहां जंग अपनी प्रेमिका के साथ ठहरा हुआ है। जब वह पकड़ा जाता है तो वह आदमी खुद को समझाने की कोशिश करता है ताकि अपने साले को मना सके कि वह इस अफेयर को तब तक गुप्त रखे जब तक उसे रियोंग से बात करने का समय न मिल जाए। अगले दिन किम अपना सामान पैक करता है और अपनी बहन से अलविदा कहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे फिर कब मिलने का मौका मिलेगा। जब वह अपने काम पर अपना सामान समेट रहा होता है तो शिक्षक को एक संदेश मिलता है और पता चलता है कि उसकी बहन ने पड़ोसी की कार में टक्कर मार दी है। धोखे की जानकारी मिलने के बाद रियोंग अपनी कार लेकर चाय रिन की गाड़ी में कई बार टक्कर मारता है, जिससे वह इस हमले से बेहद डर जाती है। जब किम अपनी बहन को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है तभी जंग वहां पहुंचता है और अपनी पत्नी का पक्ष लेने के बजाय वह दौड़कर अपनी प्रेमिका के पास चला जाता है। इस रवैये से गुस्से में आकर किम अपने बहनोई पर हमला करता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है। जैसे ही वह जोड़ा वहां से जाता है, रियोंग अपने भाई को सच्चाई बता देता है। महिला उसे बताती है कि वह असल में उसकी प्रेमिका है, क्योंकि जंग की शादी चाय रिन से हुई है। जब किम को यह पता चला तो उसने रियोंग के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और महिला घबरा गई। अपनी भतीजी की डायरी मिलने के बाद हान को पता चलता है कि जो चश्मा वह पहनती थी उससे वह कुछ ऐसा देख सकती है जो कोई और नहीं देख सकता। इसलिए वह योन से पूछताछ करने का फैसला करता है ताकि पता चल सके कि उन चित्रों का क्या मतलब है। उन लाल रेखाओं के अर्थ की उसकी व्याख्या सुनने के बाद जासूस कहता है कि यह कहानी बेतुकी है, लेकिन उसे नहीं लगता कि येओन झूठ बोल रही है। उस सप्ताहांत युवती को मैसन होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल जाती है और वह पूरी रात फ्रंट डेस्क पर बिताती है, जबकि डिटेक्टिव हान और डोंग अब तक इकट्ठा की गई सारी जानकारी को एकत्र करते हैं ताकि पता लगा सकें कि सोने को छत से किसने धक्का दिया था। सभी संबंधित लोगों की तस्वीरों को एक ही म्यूरल में जोड़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रोफेसर सियोंग जिन ने अपनी गलती के बोझ के कारण सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने ही लड़की को धक्का दिया था। रविवार को यॉन से उसके स्कूल के 2 दोस्त मिलने आते हैं जिन्होंने तय किया है कि वे उसके साथ काम पर शामिल होंगे। जब वह देखती है कि एक ग्राहक चाबी लेकर अपने कमरे में जा रही है तो क्यंग जिन उसे पहचान लेती है और कहती है कि वह स्कूल के प्रशासन विभाग में काम करती है। कुछ समय बिताने के बाद अपने कमरे में 2 घंटे अकेले बिताने के बाद मेसुंग घर लौटती है और अपने चश्मे से शहर को देखती है ताकि आसमान में तैरती हुई लाखों लाल रेखाएं देख सके। घर लौटने पर यून टीवी चालू करता है और पता चलता है कि पिछली रात एक नया शिकार मारा गया था। अपराधी को घटनास्थल के पास गिरफ्तार कर लिया गया और उसने मुस्कुराते हुए अपने द्वारा किए गए हर काम को कबूल कर लिया। अपराधी की तस्वीरें देखकर यून नोटिस करता है कि उसने भी सोहन जैसे ही चश्मे पहने हैं और समझ जाता है कि ऐसे और भी चश्मे हैं जो पहनने वालों को एस लाइनों को देखने की क्षमता देते हैं। सोमवार को कक्षा के अंत में यिन यून के पास आता है और उसे अपने स्विमिंग स्कूल आने का निमंत्रण देता है। उसे याद आता है कि यून ने कहा था कि उसे खाली जगहें पसंद हैं और वह इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता है। यिन ने जब से यून को पहली बार देखा तभी से उसमें रुचि लेने लगा और क्यंग जिन की वजह से उसे लड़की के करीब जाने का मौका मिल गया। बिना कुछ जाने भी यून को पानी में कूदने की तीव्र इच्छा होती है और यिन जल्दी से पूल में कूद जाता है ताकि वह डूबने से बचा सके। फिर जब वे अपनी यूनिफॉर्म सूखने का इंतजार कर रहे होते हैं तो वे इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं और यून उसे बताती है कि वह लोगों के सिर पर लाल रेखाएं देख सकती है। युवती बताती है कि उसकी तरह ही यिन और क्यंग जिन के सिर पर भी कोई लाल धागा नहीं है और भले ही वह नहीं समझता कि इन रेखाओं का क्या मतलब है, फिर भी युवक कहता है कि वह उस पर विश्वास करता है। अगले सप्ताहांत एक बार फिर माएसुंग मासियान होटल के कमरे 206 की बुकिंग करती है और जब यून गलियारों की सफाई कर रही होती है तो वह उसे आईने में खुद से जोर जोर से बात करते हुए सुनती है, जैसे वह किसी को कुछ बताने की रिहर्सल कर रही हो। कुछ महीने पहले उसी कमरे में उस महिला को वे चश्मे मिले थे जिनसे उसे एस रेखाएं देखने की शक्ति मिली और तब से उसका शौक पूरी तरह बदल गया। माएसुंग का पसंदीदा शौक है कमरे नंबर 205 के ग्राहकों को दीवार में बने एक छेद से देखना, लेकिन जब वह दूसरी तरफ मिस्टर ली को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। जब से माएसुंग ने पहली बार संगीत शिक्षक को देखा है वह उनसे प्यार कर बैठी है और जब उसे पता चलता है कि वह आदमी कैलिन से मिल रहा है तो वह बेहोश हो जाती है। उसी समय वह रिसेप्शन पर जाती है और कहती है कि वह अपनी ठहरने की अवधि अगले दिन तक बढ़ाना चाहती है। फिर जब कैलिन एक बार फिर ली से मिलने आती है तो माएसुंग उसे अग्निशामक यंत्र से मारती है और महिला के कपड़े पहनकर संगीत शिक्षक से मिलने जाती है। अपने सहकर्मी को अपने कमरे में देखकर ली हैरान रह जाता है कि क्या हो रहा है और जब वह आईने के सामने अभ्यास किए गए वाक्य बोलने लगती है
तो वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। फिर जब माई सुंग उसकी ओर बढ़ती है तो ली उसे दूर धकेलता है और बाहर जाने के लिए उठता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है। शिक्षक को वापस बिस्तर पर ले जाने के बाद माई सुंग बताती है कि उसने उसके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थीं और ली को गले लगाकर उसके जागने का इंतजार करती है। इसी बीच महिला तकिए पर खून का धब्बा फैलता देख घबरा जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह उस आदमी की जान ले ले जिसे वह अब तक चुपचाप चाहती थी। तो जब लाल धागा गायब हो जाता है, माई सुंग को अपराध बोध होता है और वह स्टेपलर से खुद के शरीर पर कई बार मारती है। कुछ घंटे बाद कैलिन किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और युन को ढूंढती है, जो उसकी रस्सियों से आजाद होने में मदद करता है। इसके बाद वह कमरे नंबर 205 में जाती है और प्रोफेसर ली की लाश देखती है। जब ह्वान घटनास्थल पर पहुंचता है तो उसे माई सुंग की लाश मिलती है और वह हर कोने में उसकी चश्मा ढूंढता है। कमरे में है लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जासूस से बात करते समय यॉन बताती है कि माई सुंग हमेशा काम पर रहते हुए एक चश्मा पहनती थी और यह भी बताती है कि यह वस्तु पहनने वाले के दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है। उसके अनुसार माई सुंग के पास केवल एक लाल रेखा थी जो ली से नहीं जुड़ती थी, इसलिए यह जानना असंभव है कि हमले के पीछे क्या वजह थी। जब रात होती है और सभी पुलिस वाले चले जाते हैं तो डिटेक्टिव हान होटल लौटता है और फैसला करता है कि वह उस बाथटब को खाली करेगा जिसमें माई सुंग की लाश मिली थी। ऐसा करते समय उसे वह चश्मा मिल जाता है जो महिला ने पहना हुआ था और वह उसे अपने चेहरे पर लगा लेता है। इसके बाद डिटेक्टिव आईने में देखता है और खुद अपनी आंखों से वे लाल रेखाएं देख सकता है जिनके बारे में यॉन ने बताया था।